नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग यानी लेखांकन पर। हाँ। हमारे पास है श्रावण सर, कॉमर्स एकेडमी चास के 11वीं कक्षा के नोट्स। अब देखिए, ये स्कूल के नोट जरूर हैं, पर कहते हैं ना, बुनियाद में ही असली समझ छुपी होती है। बिल्कुल सही कहा। तो आज कोशिश करेंगे कि इन नोट से लेखांकन का जो मूल आइडिया है उसे समझें। इसे अक्सर व्यापार की भाषा कहते हैं, तो देखते हैं ये भाषा क्या कहती है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ नंबर जोड़ने घटाने का काम नहीं है। अच्छा। लेखांकन असल में एक पूरा प्रोसेस है। किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल जानकारी है उसे पहचानना, मापना, रिकॉर्ड करना और फिर सबसे जरूरी उस जानकारी को उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना। मतलब उन लोगों तक जो इसके आधार पर फैसले लेंगे। तो जो हम आमतौर पर बुक कीपिंग समझते हैं, हिसाब लिखना, वो इसका बस एक हिस्सा हुआ। हाँ, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा। बुककीपिंग ज्यादातर डेटा कलेक्शन है, क्लरिकल काम समझ लीजिए। लेखांकन इससे बहुत आगे है। इसमें एनालिसिस है, वर्गीकरण है, समरी बनाना और फिर नतीजों को समझना, इंटरप्रेट करना। ये ज्यादा विश्लेषणात्मक है। ठीक है, और ये सब करते क्यों हैं? मतलब इसका असली मकसद क्या है? सिर्फ टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाने के लिए तो नहीं होगा? नहीं, टैक्स तो बस एक वजह है। इसके कई बड़े मकसद हैं। पहला, सारे लेन देन का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, कुछ छूटे ना, कुछ भूले नहीं। सही। दूसरा, ये पता लगाना कि भाई बिजनेस में फायदा हो रहा है या नुकसान, प्रॉफिट या लॉस। हाँ, सबसे जरूरी सवाल शायद। बिल्कुल। तीसरा, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब उसकी आर्थिक सेहत कैसी है, उसके पास क्या संपत्ति है, क्या देनदारियां हैं। और चौथा, जो शायद सबसे अहम है, अलग अलग उपयोगकर्ताओं को वो जानकारी देना जो उनके काम की है, ताकि वो सही फैसले ले सके। ये उपयोगकर्ता कौन होते हैं? आपने कहा अलग अलग उपयोगकर्ता। हाँ, इनको हम दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक होते हैं इंटरनल यानी अंदर के लोग, जैसे कंपनी के मालिक हो गए, मैनेजमेंट जो रोज के फैसले लेते हैं, या कर्मचारी भी जिन्हें कंपनी की हालत जानने में दिलचस्पी होती है। अच्छा। और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यानी बाहरी लोग, जैसे बैंक या लेनदार जो कंपनी को उधार देते हैं, निवेशक जो पैसा लगाने का सोच रहे हैं। सरकार भी होगी शायद टैक्स के लिए। हाँ, सरकार, टैक्स अथॉरिटीज और ग्राहक भी। हर किसी को ये जानकारी अपने अपने मतलब के लिए चाहिए होती है। सही बात है, सबका नजरिया अलग होगा। बैंक देखेगा लोन वापस आएगा या नहीं, निवेशक देखेगा कमाई कितनी होगी। बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ बेसिक शब्दों पर आते हैं। ये एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ये बार बार सुनने में आते हैं। इनका क्या मतलब है आसान भाषा में? ये अकाउंटिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। एसेट्स यानी संपत्ति, वो सारे रिसोर्सेज जो बिजनेस के पास हैं और जिनसे भविष्य में फायदा होगा, जैसे कैश, मशीन, बिल्डिंग, स्टॉक। ठीक है। लायबिलिटीज यानी देनदारियां, ये बिजनेस के ऊपर कर्ज है जो उसे दूसरों को चुकाने हैं, जैसे बैंक लोन है या सप्लायर्स का बकाया पैसा। और कैपिटल? कैपिटल यानी पूंजी, ये वो पैसा या संपत्ति है जो मालिक ने बिजनेस में लगाया है, एक तरह से बिजनेस की अपने मालिक के प्रति देनदारी। अच्छा, तो ये तीनों जुड़े हुए हैं। हाँ, एक बेसिक समीकरण है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसी पर पूरी बैलेंस शीट टिकी होती है। और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस? ये क्या कहानी बताते हैं? ये बिजनेस के चलने की कहानी है। रेवेन्यू मतलब आमदनी, जो बिजनेस अपने मुख्य काम से कमाता है, जैसे सामान बेचकर या सर्विस देकर। ओके। और एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, वो लागतें जो ये आमदनी कमाने के लिए करनी पड़ती हैं, जैसे किराया, सैलरी, बिजली का बिल, कच्चा माल। तो अगर रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंसेस से, तो प्रॉफिट? हाँ, तो प्रॉफिट यानी लाभ, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए रेवेन्यू से, तो लॉस यानी हानि। सिंपल। समझ गया। तो ये पूरी जानकारी तैयार कैसे होती है? इसका कोई प्रोसेस होगा? वाले ठीक है। फिर उन्हें रोज की रोज जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना, डेट के हिसाब से। उसके बाद लेजर में पोस्टिंग, मतलब एक जैसे लेन देन को उनके अपने अपने खातों में डालना। ठीक है। जैसे कैश का खाता, सेल्स का खाता, क्लासिफाई करना मतलब। हाँ, बिल्कुल। फिर आता है समराइजेशन, ट्रायल बैलेंस बनाना, और फिर फाइनल अकाउंट्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और फिर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, मतलब नतीजों को समझना और उनका मतलब निकालना। ठीक है। और आखिर में इस जानकारी को उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना। ये एक साइकिल है। ये तो काफी व्यवस्थित प्रक्रिया लगती है। लेकिन जो जानकारी निकल कर आती है, हाँ। वो अच्छी है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? क्या गुण होने चाहिए उसमें?
हाँ, अच्छी अकाउंटिंग जानकारी में 4 मुख्य गुण होने चाहिए। पहला, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, जानकारी सच्ची हो, वेरीफाई की जा सके। ठीक है। दूसरा, रेलेवेंस यानी प्रासंगिकता, वो जानकारी यूजर्स के निर्णय लेने के लिए काम की हो। मतलब बेकार की डिटेल ना हो। सही। तीसरा, अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी समझने योग्य, ऐसी भाषा या फॉर्मेट में हो कि आसानी से समझ आ जाए। और चौथा है कंपैरेबिलिटी यानी तुलनीयता, ताकि आप उसकी तुलना पिछले सालों से या दूसरी कंपनियों से कर सकें। अच्छा, ये सब गुण होंगे तभी वो जानकारी वाकई उपयोगी होगी। बिल्कुल। कभी कभी इनमें बैलेंस बनाना पड़ता है, पर ये चारों जरूरी हैं। लेकिन क्या इसकी कुछ कमियां या सीमाएं भी हैं? ऐसा तो नहीं कि अकाउंटिंग सब कुछ बता देती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सीमाएं जानना बहुत जरूरी है। पहली और सबसे बड़ी सीमा तो यही है कि ये सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड करती हैं जिन्हें पैसे में माप सकते हैं। जैसे क्या छूट जाता है? जैसे कर्मचारियों की स्किल, उनकी लॉयल्टी, मैनेजमेंट कितना अच्छा है, ब्रांड की इमेज, ये सब बहुत जरूरी है, पर अकाउंट्स में सीधे सीधे नहीं दिखते। ये तो बड़ी बात है। दूसरी सीमा है हिस्टोरिकल कॉस्ट का इस्तेमाल। ज्यादातर एसेट्स को उनकी खरीदी गई कीमत पर दिखाया जाता है, चाहे आज बाजार में उनकी कीमत कुछ भी हो। मतलब इन्फ्लेशन का असर नहीं दिखता। हाँ, काफी हद तक। तीसरी बात, इसमें कई जगह अनुमान लगाने पड़ते हैं, जैसे कोई मशीन कितने साल चलेगी, तो थोड़ी सब्जेक्टिविटी आ जाती है। अच्छा। और एक और बात, ये गुजरे हुए समय का रिकॉर्ड है, ये एकदम रियल टाइम पिक्चर नहीं देता। तो कुल मिलाकर अकाउंटिंग एक बहुत पावरफुल टूल है बिजनेस को समझने का, उसकी परफॉर्मेंस और हेल्थ जानने का, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। एकदम सही। ये एक फ्रेमवर्क देता है, एक भाषा देता है, पर हमें इसकी लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये फैसले लेने में मदद करता है, पर शायद अकेला आधार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इसकी सीमाओं को समझकर ही इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ पैसे में मापी जा सकने वाली चीजों पर ही फोकस करता है, तो किसी कंपनी या संगठन के मूल्य के वो कौन से अहम पहलू हो